अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर आपके बच्चे ज़्यादा होते जाएं तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस मैनेज करना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ जाता है। हर बच्चा अपने साथ एक अलग अखराजात का सिलसिला लेकर आता है। लेकिन कनाडा में जितने ज़्यादा आपके बच्चे होंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी। कैसे, वो मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल जफर। आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। उम्मीद करता हूं जहां होंगे खैर खैरियत से होंगे और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। नाज़रीन, आज मैं आपको बताता हूं कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स के बारे में, जिसको सीसीबी बोलते हैं। कौन वो बेनिफिट्स ले सकता है, वो बेनिफिट्स कितने होते हैं और उन बेनिफिट्स से आपकी कितनी मदद हो सकती है। ये सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आता हूं पहले सवाल के जवाब की तरफ। तो नाज़रीन, अगर आप कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप परमानेंट रेजिडेंट हो या आप सिटीजन हो। ना सिर्फ ये बल्कि टेम्पररी रेजिडेंट्स भी एक खास मुद्दत के बाद से चाइल्ड बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में परमानेंट रेजिडेंट वीजा के साथ एसोसिएटेड बेनिफिट्स की बात करेंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तान से कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट जा रहा हूं। तो जब मैं कनाडा पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह एज अ परमानेंट रेजिडेंट, और मेरी दोनों बेटियां भी चली जाएंगी, तो वहां जाकर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड्स मिल जाएंगे। नाजरीन, एक दफा जब आपको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल गया तो वो आपकी शनाख्त बन जाएगी एज अ परमानेंट रेजिडेंट। और परमानेंट रेजिडेंट होने की हैसियत से हमें अपने दोनों बेटियों की चाइल्ड सपोर्ट मिलेगी। नाजरीन, कितनी चाइल्ड सपोर्ट होती है, अब मैं उसकी तरफ आता हूं। प्रेजेंटली एक बच्चे के लिए आपको लगभग $600 मिलेंगे अगर आपका बच्चा 6 साल से कम एज का है। वो माँ बाप जिनके बच्चे 6 साल से 17 साल की एज तक के हैं, यानी 18 साल से छोटे छोटे लेकिन 6 साल से बड़े हैं, उनको महीने के लगभग $500 मिलते हैं फी बच्चा। यानी अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको $1200 खाली उन 2 बच्चों के चाइल्ड सपोर्ट की मद में गवर्नमेंट से मिल जाएंगे। अब ये पैसे आपके किस हद तक काम आ सकते हैं, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक फैमिली ऑफ 4 पीपल, जैसे हम हैं, मैं, हिना और हमारी 2 बेटियां, जब हम कनाडा जाएंगे तो हमें ऑलमोस्ट $4800 चाहिए होंगे मंथली बेसिस पर। उन $4800 में हमारा रेंट, ग्रोसरी, फोन बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, कम्यूटिंग, इंश्योरेंसेज, बच्चियों का दूध, पैम्पर और हर चीज शामिल है। तो आप सोचिए $4800 में से अगर आपको नॉन टैक्सेबल $1200 मिल जाए तो ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे कनाडा की गवर्नमेंट हमारे टोटल एक्सपेंसेस के 25% बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि 12 4 आर 4800। तो 25% तो हमें सीधा सीधा गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा। हमें अरेंज करना है बाकी का 75%। बाकी का 75% बनता है $3600। अब जाते साथ इंसान को अपने प्रोफेशन से एसोसिएटेड जॉब मिल भी सकती है, लेकिन अक्सर ही परमानेंट रेजिडेंट्स को नहीं मिलती, उसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है। लेकिन जाते साथ आपको बहुत सी ऐसी जॉब्स मिल जाएंगी जिसमें आप पर घंटा $15 से $20 आसानी से कमा सकते हैं। और क्योंकि आप एक परमानेंट रेजिडेंट की तरह से जा रहे होंगे तो आपके ऊपर कोई कैद नहीं होगी कि आपने मैक्सिमम हफ्ते के 20 घंटे काम करना है या 30 घंटे काम करना है। आप उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं, यानी जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा घंटों के डॉलर्स आप कमाएंगे, और फी घंटा आप $15 से $20 कमाएंगे। कम से कम भी मान लीजिए अगर आप $15 भी कमाते हैं और डेली आप 8 घंटे काम करते हैं तो 15 6 are 90, तो डेफिनेटली 100 से क्रॉस करता है। लेकिन चले हम इसको $100 ही मान लेते हैं। अगर आप एक रोज $100 कमा रहे हैं तो 30 दिन में आप इजिली $3000 कमा सकते हैं। अब उसमें अगर आप 40% गवर्नमेंट का टैक्स साइड पर भी कर दें तब भी आपके पास लगभग $1800 तो बच ही जाते हैं। बाकी अरेंज करना है आपको बाकी का $1800। तो जनाब, शुरू में आपको पाकिस्तान से भी कुछ पैसे अपने साथ लेकर जाने होंगे और वो आपको वहां पर काम आएंगे। अब एक कैनेडियन डॉलर ऑलमोस्ट 170 के आर का है, यानी पाकिस्तानी रुपीस का है, तो $1800 आपके बनेंगे लगभग 3 लाख रुपया। यानी आपको शुरू में कम से कम इतने पैसे लेकर जाने हैं कि आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी 3 लाख रुपया आपकी अपनी जेब से जाएगा पर मंथ। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा लास्ट नहीं करने वाली। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 या 3 से 4 ही ऐसे महीने गुजरेंगे जिनमें आपको पाकिस्तान से लाए हुए पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद क्योंकि आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है, एक्सपीरियंस के साथ आपकी आवरली वेज भी बढ़ती जाती है, तो वैसे ही जो आप डॉलर्स कमा रहे होते हैं वही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपको पाकिस्तानी रुपए को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके साथ साथ मेरी वाइफ भी बहुत तरह के काम कर सकती है। कनाडा की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वहां पर मैंने क्लास डिफरेंस ज्यादा नहीं देखा। मतलब जितनी भी अभी तक की मेरी रिसर्च रही है उसमें मैं
ये समझ पाया हूं कि तकरीबन सभी लोग एक एलिट किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, एलिट आप इस रिस्पेक्ट से सबको नहीं कह सकते कि सब बंगले नहीं खरीद सकते या सब घर नहीं खरीद सकते, लेकिन ये जरूर है कि सब एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। जो गवर्नमेंट सपोर्ट एक अमीर इंसान को मिल रही है, ठीक वही गवर्नमेंट सपोर्ट एक गरीब इंसान को भी मिल रही है, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही मिल रही होगी, क्योंकि बहुत सी गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम इस चीज पर भी डिपेंड करते हैं आपकी नेट इनकम क्या है। जितनी आपकी कम नेट इनकम होगी उतनी ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और दूसरी तरफ आप गरीबी और अमीरी के क्लास डिफरेंस को तहस नहस होता हुआ इस तरह से भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई मिनिमम वेज क्राइटेरिया नहीं है। फर्ज करें आप काम वाली मासी रखते हैं, आप उसको महीने के 3,000 रुपया दें और वो डेली आकर 45 मिनट या आधा घंटा आपके घर में सफाई करके जाएगी। लेकिन यही काम वाली मासी अगर कैनेडियन होगी तो वहां पर वो पर घंटा आपको $15 से कम हरगिज चार्ज नहीं करेगी। ये जो $15 है ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है और ये मिनिमम वेज है जो हर प्रोविंस की गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। यानी किसी प्रोविंस में ये $15 होगी, कहीं पर 16 हो सकती है, कहीं पर 20 भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये $15 के इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी कि कैनेडियन काम वाली मासी भी अगर आपके घर में आएगी तो 1 घंटे काम करने के वो $15 आपसे लेकर जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप एक पढ़े लिखे एक हाई सोशल स्टेटस से आते हुए बंदे की तनख्वाह को देखें तो होता है $20 हो या $25 हो पर आवर, लेकिन खाली यही नहीं देखना कि एक $15 पर आवर कमाने वाली औरत और एक $25 पर आवर कमाने वाला बंदा डेली 8 घंटे काम करते हैं, तो जब उनकी सैलरी 30 से मल्टीप्लाई होगी फॉर मंथली इनकम तो फर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि दोनों की जो सैलरीज हैं उनमें से समझ लीजिए कि तकरीबन 40% तो गवर्नमेंट को चला जाएगा, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो सभी को टैक्सेस पे करने होते हैं और टैक्सेस ऑलमोस्ट 40% होते हैं। तो दोनों की वेजेस में जितना भी डिफरेंस था जब उनमें से 40-40% उड़ गया तो फिर वेज डिफरेंस और भी कम रह जाता है। यूं कनाडा की गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जहां पर अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर कम से कम सोशल सिस्टम्स को यूज करते हुए नहीं हो सकता। हाँ, कोई जद्दी पुश्ती अमीर हो, किसी को इनहेरिटेंस मिली हो इतनी ज्यादा, किसी के माँ बाप बहुत अमीर रहे हो, कहीं और से पैसा कोई लाया हो, तो डेफिनेटली वो तो अमीर होगा ही। लेकिन ये जो मिनिमम वेज क्राइटेरिया है और वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं उन सब के साथ अमीरों और गरीबों की नेट इनकम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। इस तरीके से तकरीबन हर बंदा एक हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल जी सकता है, क्योंकि गरीब हो तो उसके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे और फ्री में पढ़ेंगे, अमीर हो उसके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे। गरीब के लिए भी हेल्थ केयर फ्री है, अमीर के लिए हेल्थ केयर फ्री है। तो एजुकेशन और इंसान की सेहत ये कनाडा 2 बुनियादी हकूक की तरह से मानता है जो हर इंसान को हासिल होने चाहिए और कनाडा में हासिल होते हैं। और हम लोग क्योंकि ऐसे पॉपुलेटेड कंट्रीज से आते हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जबकि लैंड रकबा रिलेटिवली कम है, स्पेशली पाकिस्तान का तो काफी कम है। तो जाहिर सी बात है जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी होती हैं। इस वजह से जितने ज्यादा बच्चे होते हैं उतना ज्यादा फैमिली पर बर्डन पड़ता जाता है। लेकिन कनाडा अगर लोगों को पाकिस्तान से बुलाता है, स्किल्ड इमिग्रेंट्स को यहां से बुलाता है, तो वहां का ऐसा कल्चर है, ऐसा सिस्टम है कि समझ लीजिए कि इंसान को एनकरेज किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हो, क्योंकि वहां पर बर्थ रेट उस हिसाब से नहीं है जो पाकिस्तान में, जबकि कनाडा का रकबा पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है, यानी 10 से 13 गुना बड़ा है। लाइकवाइज कनाडा की पॉपुलेशन पाकिस्तान से 10 से 13 गुना कम है। तो इतने बड़े कंट्री में जब इतनी कम पॉपुलेशन है तो समझ सकते हैं हम कि वहां पर एक फैमिली के अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उसको ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ऐसे कंट्रीज को बहुत इंटरेस्ट है यंग जनरेशन में, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर पढ़े लिखेंगे और वो उन पोजीशंस में सर्व करेंगे जो उनके वहां पर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं खाली भी रह सकती है, क्योंकि वहां का बर्थ रेट उस हिसाब से नहीं है या पॉपुलेशन उतनी नहीं है। तो बस 100 बातों की एक बात ये समझ लीजिए कि अगर आपके ज्यादा बच्चे भी हैं तो आपको फायदा ही होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि दिस इज नॉट रीजन इनफ कि इंसान सोचे कि उसके बच्चे ज्यादा होने चाहिए। बच्चे कितने होने चाहिए ये बहुत सी और चीजों पर डिपेंड करता है। खैर, टू ईच हिज ऑन। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको खास तौर पे सीसीबी यानी कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स के बारे में ठीक ठाक पता चल गया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक फैमिली ऑफ 4 की तरह से जा रहे हैं कनाडा में और आपके दोनों बच्चे 18 साल से कम है, स्पेशली 6 साल से भी कम है, तो समझ लीजिए कि आपके जितने एक्सपेंस होने वाले हैं उनमें से 25% गवर्नमेंट आपको दे देगी, आपको सिर्फ बाकी का 75% अरेंज करना है। उसमें से लगभग 50% आप वहां पर जॉब करके अरेंज कर लेंगे और सिर्फ 25% होगा जो पाकिस्तान से ले जाए हुए पैसे वहां पर खर्च होंगे, वो भी शुरू के चंद महीनों में। उसके बाद आप टोटली वहां से कमाकर वहीं पर खर्च कर सकते हैं और एक बंदा ना भी अगर पूरा कर पाए तो दोनों मिलकर इजीली इतने पैसे कमा सकते हैं कि उनमें से ठीक ठाक फिर बचा भी सकते हैं। और जब डॉलर्स में पैसे बचते हैं तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। मैं आपके साथ अपने पाकिस्तान से कनाडा जर्नी की ईचक बीचक शेयर करने वाला हूं, एक एक स्टेप आपको समझाने वाला हूं। आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस में ये भी शेयर करूंगा कि कैसे आप कनाडा जा सकते हैं। और अगर आप मुझसे कनाडा जाने के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं फॉर अ वेरी नॉमिनल फी, बट आपको एक सही डायरेक्शन दे दूंगा, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूं, मुझे सारी चीजों का अंदाजा है। तो शुरू से आपको ठीक ठीक गाइड करूंगा ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप तभी अप्लाई करें अगर आप अप्लाई कर सकते हो और अगर आपकी एप्लीकेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस हो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में आपका कोई भी सवाल है तो वो मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।